चलो हेलो दोस्तों, आपको इस चैनल में स्वागत है। हम लोग पिछले बार कुछ छोड़ दिए थे, आज ख़त्म नहीं तो थोड़ा बहुत अगला क्लास तक बचेगा, लेकिन आज लगभग समाप्त हो जाएगा लेसन। तो उससे पहले हम आप लोग को एक बात बता देते हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ चाहिए तो मेरा एक चैनल है जो कि हम दिखा देते हैं। ये चैनल नहीं, फेसबुक पर एक अकाउंट है, उस पर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर पीडीएफ ले सकते हैं। देखिए, आप इस पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजकर आप पीडीएफ ले सकते हैं, या यहाँ से आप लोग जितना है इस पर हम डाल देंगे पीडीएफ, आप लोग यहाँ से देख के उतार सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके थे, ह्यूमन सिस्टम तक चले थे। आज इसको आगे करते हैं, यानी कि ह्यूमन सिस्टम यानी कि प्रतिरक्षण तंत्र क्या है, हम लोग ये देख रहे थे। तो प्रतिरक्षण तंत्र शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण तंत्र कहते हैं। किसको बोलते हैं? तो जो शरीर के अंदर, शरीर के बाहर नहीं, जो शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण कहते हैं। यानी कि जो हम लोग को पैथोजन से बचाए, चाहे वह जीवाणु हो, विषाणु हो या कवक हो, वो उससे हमको बचाता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिरक्षण कहते हैं। यानी कि आपसे अगर परिभाषा पूछे कि बताओ प्रतिरक्षण क्या है या इम्यूनिटी क्या है, तो शरीर के अंदर रोगाणु से लड़ने की क्षमता को प्रतिरक्षण तंत्र या प्रतिरक्षण कहते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है इन्नेट, पहला को बोला जाता है इन्नेट इम्यूनिटी, यानी कि जन्मजात, यानी कि जो आपको जन्म से प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? जन्मजात। और जो आपको जन्म के बाद प्राप्त हो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं एक्वायर्ड या उपार्जित। उसको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड या उपार्जित। यानी कि वैसे इम्यूनिटी जो जन्म से प्राप्त होता है उसे जन्मजात इम्यूनिटी कहते हैं या जन्मजात प्रतिरक्षण कहते हैं। और वैसा इम्यूनिटी जो जन्म के बाद प्राप्त होता है, हम लोग बाहर से लेते हैं, उसको बोला जाता है उपार्जित, या उसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश में एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो देख लेते हैं सबसे पहला इन्नेट या जन्मजात प्रतिरक्षण क्या है। वैसे प्रतिरक्षण जो जन्म से प्राप्त होता हो, वैसा प्रतिरक्षण जो जन्म से प्राप्त होता हो, जैसे त्वचा, ये हम लोग को जन्म के बाद नहीं, जन्म से ही मिलता है। जैसे म्यूकस, जो म्यूकस होता है वो जन्म से मिलता है। जैसे लार हो जाए, आंसू हो जाए, HCl हो जाए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाए, ये सब हम लोग को कहाँ से मिलता है? तो जन्म से मिलता है। यानी कि वैसे प्रतिरक्षण जो हम लोग को जन्म से मिले उसे जन्मजात प्रतिरक्षण कहते हैं, यानी कि इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है। वैसे प्रतिरक्षण जो जन्म से प्राप्त हो, जैसे त्वचा, म्यूकस, लार, आंसू, HCl, ये सब को हम लोग कहाँ रखेंगे? तो इन्नेट यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षण में रखते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो सबसे पहला है जिसको हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर। देखिए, सबसे पहला है जिसको बोला जाता है फिजियोलॉजिकल बैरियर, यानी कि उसको हम फिजियोलॉजिकल बैरियर किसको बोलेंगे? यानी कि जो ग्रंथि कोशिकाओं से
निकलता है, यानी कि वैसे प्रतिरोधक जो ग्रंथि कोशिकाओं से निकलने यानी कि ग्रंथि कोशिकाओं से स्राव होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। यानी कि जो हम लोग को ग्रंथि से स्राव के रूप में निकले उसको क्या बोलते हैं, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। जैसे आंसू इभी ग्लैंड से निकलता है, लार इभी ग्लैंड से निकलता है, पित्त इभी ग्लैंड से निकलता है। इसको छोड़ दिया जाए HCl, ये भी कहाँ से निकलता है, ग्लैंड से निकलता है। इसको क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल बैरियर। यानी कि वैसा प्रतिरोधक क्षमता, जो ऐसा प्रतिरोधक यानी वैसा बैरियर जो हमारे ग्रंथि से निकलता है, जैसे आंसू, लार, पित्त तथा HCl, ये कहाँ चल जाएगा, किस समय आ जाएगा, तो यह फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ जाता है। दूसरा देखते हैं फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर वैसे अवरोधक जो परत के रूप में होता है। फिजिकल बैरियर किसको बोलेंगे, वैसा अवरोधक जो किसके रूप में हो, परत के रूप में होता है। जैसे त्वचा भी एक परत के रूप में है, म्यूकस परत वही एक परत के रूप में होता है। यानी कि जो हम लोग के परत के रूप में सुरक्षा देता है उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल बैरियर कहते हैं। और जो हम लोग को ग्रंथि से स्राव होता है उसको क्या बोलेंगे, तो फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा जाता है। अब तीसरा देखते हैं, अगला है फेगोसाइटिक बैरियर। इसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक बैरियर कहा जाता है। अगला है फेगोसाइटिक बैरियर, यानी कि वैसा अवरोधक जो बाहरी पदार्थ को अपने अंदर लेकर उसे समाप्त कर देता है, उसे मार देता है, उसे क्या बोलेंगे, तो फेगोसाइटिक बैरियर कहा जाता है। वैसे अवरोधक, वैसे बैरियर जो बाहरी पदार्थ को अपने अंदर लेकर उसे समाप्त करता है उसे क्या बोलेंगे, तो उसे फेगोसाइटिक बैरियर कहा जाता है। किसको कि जैसे हो जाएगा WBC, जैसे हो जाएगा न्यूट्रोफिल, जैसे हो जाएगा मोनोसाइटिक। ये सब क्या है, अगर शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु चल जाए, कोई भी बैक्टीरिया चल जाए तो इसको अपने अंदर लेकर अपने अंदर निगल कर इसको मार देता है, जिसको क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक बैरियर कहा जाता है। वैसे बैरियर जो बाहरी पदार्थ को बाहरी पदार्थ को अपने अंदर लेकर उसे समाप्त करता है, फेगोसाइटिक बैरियर कहलाता है। जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और क्या हो जाएगा, WBC। किसके उदाहरण कहलाए जाएंगे, तो फेगोसाइटिक बैरियर के उदाहरण कहलाते हैं। अगला देखते हैं साइटोकाइनिन बैरियर। क्या बोलते हैं इसको, साइटोकाइनिन बैरियर। वैसे कोशिकाओं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल, वैसे कोशिकाओं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से, वैसे कोशिकाओं जो वायरल इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरोन्स, क्या इंटरफेरोन्स का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, इंटरफेरोन्स का निर्माण करता है तथा नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाता है। कहने का मतलब कि कोई सेल है, इसको मान लिया जाए कि क्या है, सेल है। अगर यह कोई किसी चीज से यह ग्रसित हो जाए, यानी कि यह सेल कोई जीवाणु या विषाणु से ग्रसित हो जाए तो इससे यह क्या बनाएगा, यह क्या बनाता है, इंटरफेरोन बनाता है। और इंटरफेरोन क्या करेगा कि यह अगला जो सेल है उसको इन्फेक्टेड होने से बचाता है। उसको क्या करता है, इन्फेक्टेड होने से बचाता है। यानी कि पूछेगा कि साइटोकाइनिन क्या है, तो वैसे कोशिकाओं जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से इंटरफेरोन का निर्माण करता है। यानी कि अगर कोई भी सेल वायरस से इन्फेक्टेड है तो
वह सेल क्या निर्माण करता है, इंटरफेरॉन का निर्माण करता है, और जिससे जो बढ़िया वाला कोशिका है उसको नॉन इन्फेक्टेड सेल यानी कि उसको इन्फेक्टेड होने से क्या करता है, बचाता है, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोकाइनिन बैरियर कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, तो साइटोकाइनिन बैरियर कहा जाता है। फिर से देखते हैं फेगोसाइटिक बैरियर, वैसे अवरोधक जो बाहरी पदार्थ को अपने अंदर लाकर उसे समाप्त करता है, जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी। इस पर क्या करता है, जो बाहरी पदार्थ है उसको अपने अंदर लेकर उसको खा जाता है, उसको मार देता है, उसको क्या बोलेंगे, फेगोसाइटिक बैरियर कहते हैं। साइटोकाइनिन बैरियर किसको बोलते हैं, तो वैसी कोशिका जो वायरस इन्फेक्टेड सेल से क्या निर्माण करता है, तो इंटरफेरॉन का निर्माण करता है। और ये किसको क्या काम करेगा, तो जो अगला जो बढ़िया वाला कोशिका है उसको ग्रसित होने से यानी कि उसको वायरस से इन्फेक्ट होने से क्या करता है, बचाने का काम करता है। चलिए, वो क्या था, इनेट इम्यूनिटी था, यानी कि जन्मजात प्रतिरक्षण था, यानी कि जो जन्म से प्राप्त होता है। और ये है जो जन्म के बाद यानी कि जो जन्म लेने के बाद जो प्रतिरक्षण हमको मिलता है, जो प्रतिरक्षण मिलता है यानी कि जो इम्यूनिटी मिलता है, उसके बारे में पढ़ना, यानी कि दूसरा था ये। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसको देखते हैं। दूसरा, वह पहला था इनेट था, यह दूसरा है जिसको क्या बोलते हैं, एक्वायर्ड। फिर देखते हैं इसको, जीव शरीर का वैसा रोग प्रतिरक्षण जो जन्म के बाद प्राप्त होता है, यानी कि जो जन्म लेने के बाद हम लोगों को मिलता है, उसको क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड या उपार्जित प्रतिरक्षण कहलाता है। जो जन्म से मिलता है, जन्म के साथ मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, जन्मजात, और जो जन्म के बाद मिलता है उसको एक्वायर्ड या उपार्जित कहा जाता है। यानी कि जीवों के शरीर का वैसा रोग प्रतिरक्षण जो जन्म के बाद प्राप्त होता है, उसको क्या हम लोग बोलेंगे, तो उसको एक्वायर्ड रोग प्रतिरक्षण कहते हैं। यह कितने आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ, जन्म के बाद रोग प्रतिरक्षण क्या है, जन्म के बाद रोग प्रतिरक्षण क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन करें। तो आपका आंसर लिखना है कि जीव शरीर के वैसे रोग प्रतिरक्षण जो जन्म के बाद प्राप्त होता है, एक्वायर्ड रोग प्रतिरक्षण कहलाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है एक्टिव तथा दूसरा को बोला जाता है पैसिव। पहला को बोला जाता है एक्टिव तथा दूसरा को बोला जाता है पैसिव। हम लोग पहला देखते हैं अभी, एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि वैसा रोग प्रतिरक्षण जिसमें जीव शरीर का खुद का रोग प्रतिरक्षण होता है। यानी कि जीव शरीर के खुद का क्या होगा, तो इम्यूनिटी होता है, रोग प्रतिरक्षण रोग से यानी कि रोगों से प्रतिरोधकता के लिए सक्रिय होता है और यह किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो यह टीकाकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, या कोई बीमारी से भी प्राप्त हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टीकाकरण के द्वारा होता है, लेकिन कह सकते हैं कि यह टीकाकरण के द्वारा प्राप्त होता है और यह लंबे समय तक चलता है। एक बार दोनों को फिर से देख लेते हैं। दूसरा क्या था, पैसिव इम्यूनिटी, यानी कि जन्म के बाद प्राप्त रोग प्रतिरक्षण, यानी कि जो जन्म के बाद प्राप्त रोग प्रतिरक्षण जिसमें उस जीव का खुद का रोग प्रतिरक्षण तंत्र शामिल नहीं होता है,
वह बाहर से रोग कारकों से सुरक्षा प्रदान करता है। यानी कि इसको बाहर से डाला जाता है, यानी कि बाहर से इंजेक्शन के थ्रू या दवाई के थ्रू या किसी पोलियो या कहने का मतलब या ड्रॉप के थ्रू दिया जाता है, उसको क्या बोलेंगे? पैसिव। यह कम समय के लिए होगा, यह लंबे समय के लिए नहीं होगा, यह कम समय के लिए होता है, जबकि यह किसके लिए होता है? लंबे समय के लिए होता है। देखते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, कहने का मतलब जो यह आपको खुद का, यानी कि जो खुद का प्रतिरक्षण तंत्र है इसको क्या बोलेंगे? एक्टिव। और जो खुद का नहीं है उसको क्या बोलते हैं? पैसिव। तो यह दो प्रकार के होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ये भी दो प्रकार के होता है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। अब नेचुरल कहने का मतलब, जो नेचुरल है यानी कि बहुत ऐसे रोग होते हैं जो, जैसे कहने का मतलब कि अगर आपको चेचक हो जाए, आपको क्या हो जाए? स्मॉल पॉक्स हो जाए, यानी क्या हो जाए? चेचक हो जाए, तो शरीर खुद एंटीबॉडी बना लेता है और आपको दोबारा जब कभी चेचक दोबारा होने नहीं देता है। उसको क्या बोलेंगे? तो उसको नेचुरल बोला जाता है, नेचुरल। और दूसरा क्या था इसमें? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कहने का मतलब, जैसे हम लोग देख लेते हैं कि अगर बीसीजी का टीका देना है, किसी को मान लेते हैं बीसीजी का टीका देना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर वह टीका उसको दे दिया जाए तो वह व्यक्ति दोबारा वह रोग से ग्रसित नहीं होता है। दोबारा व्यक्ति वह रोग से ग्रसित नहीं होता है। दूसरा हम लोग जैसे देखते हैं, अगर पोलियो है, अगर पोलियो का उसको टीका लगा दिया जाए या पोलियो के दवाई उसको पिला दिया जाता है तो वह दोबारा उसको पोलियो नहीं होता है। यानी कि पोलियो कहने का मतलब कि अगर पोलियो का कोई वायरस है उसको क्या किया जाता है? उसको जो पोलियो का वायरस जो मर जाता है उसको हाफ यानी कि आधा वायरस को कोई जानवर के शरीर में डाल दिया जाता है, जिससे उसके शरीर में एक एंटीबॉडी बन जाता है, फिर वहां से निकालकर मनुष्य को लगाया जाता है। यानी कि कहने का मतलब आपसे इतना नहीं पूछेगा, ज्यादा सा पूछेगा तो एक्टिव और पैसिव पूछेगा। तो हम लोग देख लेते हैं, जैसे नेचुरल कहने का मतलब क्या था कि अगर किसी को स्मॉल पॉक्स हो जाए तो शरीर बना लेता है, एंटीबॉडी बना लेता है, जिससे आपको दोबारा नहीं होता है। आर्टिफिशियल में क्या था? अगर किसी को आप पोलियो के दवाई पिला देते हैं तो उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाता है और जिससे वह रोग से ग्रसित नहीं होता है। उसी प्रकार से पैसिव में है, लेकिन पैसिव में क्या है कि जन्म के बाद, तो जन्म के बाद नेचुरल कैसे होगा? अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसके थ्रू एक एंटीबॉडी जाता है, उसके थ्रू एक एंटीबॉडी जाता है जिससे वो रोग से ग्रसित नहीं होता है। वो बच्चा वह जो छोटा बच्चा है वह किसी भी रोग से लड़ सकता है। यानी कि यह क्या हो जाएगा? इसमें भी नेचुरल होता है और आर्टिफिशियल होता है। तो नेचुरल कौन हो गया? जो माँ अपने बच्चे को दूध के थ्रू दे। और दूसरा इसमें आर्टिफिशियल हो जाएगा कि अगर किसी को अगर सांप काट लिया जाए, तो अगर सांप किसी को काट लिया जाए तो उसको अगर किसी को सांप काट लिया जाए तो अगर एंटीबॉडी बनने में समय लगता है, बहुत नहीं तो हफ्ता 2 हफ्ता लग जाता है। तो अगर सांप काट लिया जाए तो वह 1-2 हफ्ता तो जीवित नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको एक आर्टिफिशियल एंटीबॉडी दिया जाता है, जिसको क्या बोलते हैं? जिसको बोला जाता है जिसे एंटीवेनम बोला जाता है। यानी कि वह क्या कहला जाएगा? आर्टिफिशियल कहला जाता है। पूछे कि बताओ ज्यादा लंबे समय तक कौन बना रहता है? तो कौन रहेगा? एक्टिव। कम समय के लिए कौन रहता है? पैसिव। यानी कि यह जन्म से प्राप्त होगा, यानी कि इसमें खुद अपना होता है, इसमें इसका इम्यूनिटी खुद अपना होता है, लेकिन जो पैसिव होता है वह दूसरों से प्राप्त किया जाता है। अगर आपसे डिफिनेशन पूछे कि बताओ एक्टिव और पैसिव क्या है, तो वैसे रोग प्रतिरक्षण जिसमें उस जीव शरीर का खुद का रोग प्रतिरक्षण तंत्र रोगाणु से प्रतिरोधकता के लिए
सक्रिय हो जाता है, यह टीका के द्वारा प्राप्त किया जाता है। यह लंबे समय तक होता है। लेकिन आपसे अगर पैसिव पूछ दिया तो जन्म के बाद प्राप्त रोग प्रतिरक्षण जिसमें उस जीव का खुद का रोग प्रतिरक्षण शामिल नहीं होता है, वह बाहर से लिया जाता है और यह कुछ समय के लिए होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंटरफेरॉन क्या है। अगला क्वेश्चन है इंटरफेरॉन क्या है। तो विषाणुओं द्वारा संक्रमित होने वाले कोशिकाओं से एक विशेष प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण होता है जिसे इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। आपसे पूछा कि इंटरफेरॉन्स क्या है, तो ये हम आपको साइटोकाइनिन में बता चुके हैं। फिर से आप एक बार देख लीजिए इंटरफेरॉन क्या है। इंटरफेरॉन्स क्या है, तो विषाणुओं द्वारा संक्रमित होने वाले कोशिकाओं एक विशेष प्रकार का एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करता है जिसे इंटरफेरॉन्स कहते हैं। कहने का मतलब कि अगर यह सेल है, यह कोशिका है और यह कोई वायरस से इन्फेक्टेड है तो यह क्या बनाता है, यह एक प्रकार के एंटीवायरल प्रोटीन का निर्माण करता है जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटरफेरॉन्स कहा जाता है। देखिए जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी था उसके अंतर्गत कौन आता है, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडीज आता है। उसके अंदर क्या आता है, टी लिम्फोसाइट और एंटीबॉडी आता है। तो यह देखते हैं टी लिम्फोसाइट क्या, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ टी लिम्फोसाइट क्या है। तो यह एक प्रकार का क्या होता है, WBC होता है। यह एक प्रकार का व्हाइट ब्लड सेल होता है जिसका निर्माण कहाँ होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि जो हड्डी के बीच में होता है उसको क्या बोलते हैं, अस्थि मज्जा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ टी लिम्फोसाइट पूछ सकता है कि बताओ टी लिम्फोसाइट या टी कोशिकाओं भी इसे कहा जाता है। आपसे पूछा है कि बताओ टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। इसको क्या बोला जाता है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, थाइमस लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको थाइमस लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। और थाइमस कहने का मतलब कि यह थाइमस ग्रंथि में जाकर परिपक्व होता है। अगर जैसे समझा जाए तो कोई छोटा बच्चा है, वह जन्म लेता है तो उसको नॉलेज के लिए, बुद्धि के लिए, ज्ञान के लिए, यानी कि उसको परिपक्व होने के लिए हम लोग स्कूल में भेजते हैं। उसी प्रकार से जो टी लिम्फोसाइट है जो कहा जाता है थाइमस के पास जाकर परिपक्व होता है, इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इसे थाइमस लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। फिर से देखते हैं टी लिम्फोसाइट, यह एक प्रकार का WBC होता है। टी लिम्फोसाइट क्या होता है, यह एक प्रकार का WBC होता है। WBC होता है जो हम लोग के शरीर में प्रतिरोधक क्षमता जिसे कहते हैं WBC को, इसका निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा में होता है। अतः इसे थाइमस लिम्फोसाइट भी कहा जाता है। यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। यह कितने प्रकार के होते हैं, तो यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं।
यह निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ऐसे 4 प्रकार के होते हैं। पहला को हम लोग क्या बोलते हैं? किलर कोशिका। पहला को क्या बोला जाता है? किलर कोशिका कहा जाता है। तो यह विषाणु, बैक्टीरिया, एंटीजन युक्त कोशिकाओं को पहचानकर उसे समाप्त करता है। किलर मतलब मारना होता है, तो नाम से लग रहा है किलर। यह किसको? तो यह जीवाणु, यह विषाणु, बैक्टीरिया, एंटीजन युक्त कोशिका, जो जिस कोशिकाओं में विषाणु है, जिस कोशिकाओं में बैक्टीरिया है या एंटीजन युक्त है, वह कोशिकाओं को पहचानने का काम करता है। कौन पहचानने का काम करता है? तो किलर कोशिका उसे पहचानने का काम करता है और फिर उसे समाप्त करता है, यानी कि उसको मारने का काम करता है। तो टी लिम्फोसाइट के पहला प्रकार कुछ हो गया, किलर कोशिका। यह निम्नलिखित, यह विषाणु, बैक्टीरिया, एंटीजन युक्त कोशिकाओं को पहचानता है और पहचानने के बाद उसे समाप्त करता है, यानी कि मारने का काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है सप्रेसर टी कोशिका और मेमोरी टी कोशिका। पहला क्या है? सप्रेसर टी कोशिका और दूसरा क्या है? दूसरा हो जाएगा मेमोरी टी कोशिका। पहला है सप्रेसर, दूसरा बोलेंगे मेमोरी। यह सब टी लिम्फोसाइट के अंतर्गत आता है। देखते हैं तीसरा हो गया आपका सप्रेसर। सप्रेसर कहने का मतलब हम लोग इसमें सिर्फ किलर देखे थे, दूसरा नहीं देखे थे, छूट गया था। पहले इसको देख लेते हैं। पहला हो गया था किलर कोशिका। यह विषाणु, बैक्टीरिया, एंटीजन युक्त कोशिकाओं को पहचानता है और उसे समाप्त करने का काम करता है। दूसरा हो गया सहायक टी कोशिका। सहायक यानी कि हेल्पर टी लिम्फोसाइट। हेल्पर मतलब हेल्पर कहने का मतलब जो आपको सहायता करता है, यानी कि जो सहायता दे। यानी कि यह टी कोशिका और बी कोशिका को सक्रिय करने का काम करता है। इसका काम क्या चीज है? तो यह जो टी कोशिका है और जो बी कोशिका है, यह दोनों को सक्रिय करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है? तो सक्रिय काम करने का काम करता है। और जो बी सेल है वह एंटीबॉडी निर्माण करता है। यानी कि बी सेल कहने का मतलब दो होता है, एक बी सेल और दूसरा होता है टी सेल। तो टी सेल सीधे, जो कोई भी इंसान के अंदर अगर वायरस से इन्फेक्टेड है, यानी कि जो कहने का मतलब जो विषाणु, बैक्टीरिया या एंटीजन है, उसको ये जो बी सेल है यह सबसे पहले एंटीबॉडी बनाएगा और एंटीबॉडी इसको मारने का काम करता है। लेकिन जो टी सेल है वह एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, वह सीधे अटैक करता है। यानी कहने का मतलब यह डरपोक होता है, वह सीधे फाइट नहीं कर सकता है। यह जाके क्या बनाता है? यह एंटीबॉडी बनाता है और एंटीबॉडी ये सबसे लड़ता है। लेकिन जो टी कोशिका है, टी सेल है, वह सीधे अटैक करने का काम करता है। समझ में आ गया? पहला था किलर। किलर कहने का मतलब मारने का काम करता है, पहचाने का और मारने का काम करता है। दूसरा है सहायक। सहायक कहने का मतलब कि जो यह दोनों, यानी कि जो टी कोशिका और बी कोशिका है, वह दोनों को सक्रिय कर देता है। कहता है कि चलो सब विषाणु, बैक्टीरिया, एंटीजन शरीर में आ गया है, चलो अब उठो, इन दोनों को समाप्त करो। आगे देखते हैं। आगे था सप्रेसर और चौथा था मेमोरी। तीसरा हम लोग देखते हैं। तीसरा को बोला जाता है सप्रेसर टी कोशिका। यह देखो, पहला जो दोनों था, पहला मारने का काम करता था, दूसरा सक्रिय करने का काम करता था। अगर यह लगातार चलते रहे, दोनों किलर सेल और सहायक सेल दोनों चलते रहे, तो शरीर में जो खराब कोशिका है, यानी कि जो
उसको तो मारेगा ही, जो अच्छा वाला कोशिका है उसको भी मार देता है। तो इसीलिए शरीर में तीसरा कोशिका कौन बनाया गया है, कौन होता है, सप्रेसर टी कोशिका होता है। इसका काम क्या है, तो यह सहायक टी कोशिका और बी कोशिका दोनों के गति को जो आवश्यकता अनुसार कम कर देता है। अगर यह दोनों लगातार चलते रहे तो शरीर में जो वायरस है, जो खराब वाला है, जो वायरस जो आया है, एंटीजन आया है, उसको तो मारेगा ही, उसके साथ जो अच्छा वाला कोशिका है उसको भी मार दे तो आदमी डेड हो सकता है, मर सकता है। इसीलिए इसमें कौन आ जाता है, तीसरा सप्रेसर टी कोशिका आता है। इसका काम क्या चाहिए, तो यह सहायक टी कोशिका तथा बी कोशिका दोनों के गति को आवश्यकता अनुसार कम करने का काम करता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सप्रेसर कोशिका कहा जाता है। और चौथा और लास्ट क्या है, मेमोरी टी सेल। चौथा और लास्ट क्या है, मेमोरी टी सेल। मेमोरी टी सेल कहने का मतलब कि मेमोरी मतलब आपको समझ में आ रहा है, मेमोरी यानी कि याद करना। मेमोरी टी सेल वैसे कोशिकाओं जो एंटीजन या रोग कारक के संपर्क में आने के बाद, वैसे कोशिकाओं जो एंटीजन या रोग कारक के संपर्क में आने के बाद हमारे शरीर में उस रोग कारक या एंटीजन को याद रखने के लिए बनाया जाता है, ताकि दोबारा उसके संपर्क में आने के बाद शरीर का रोग प्रतिरक्षण तंत्र है तुरंत सक्रिय हो जाए। कहने का मतलब कि अगर शरीर में कोई भी रोग कारक एक बार आता है तो उसको एंटीजन बनाने में बहुत समय लग जाता है, लेकिन जब दूसरा बार आता है तो यह मेमोरी टी कोशिका है, वह याद रखता है कि ये एक बार और आ चुका है और तुरंत सक्रिय हो जाता है और वह व्यक्ति बीमार होने से क्या होता है, बच जाता है। यानी कि मेमोरी टी कोशिका का काम क्या होता है, जो पहले से जो एंटीजन या रोग कारक हमारे शरीर में आया है उसको याद रखने का काम करता है। यानी कि वैसे कोशिकाओं जो एंटीजन या रोग कारक के संपर्क में आने के बाद हमारे शरीर में उस रोग कारक या एंटीजन को क्या करता है, तो याद रखने का काम करता है। काहे याद रखता है, ताकि दोबारा उसके संपर्क में आने के बाद शरीर का रोग प्रतिरक्षण तंत्र तुरंत सक्रिय हो जाता है और उसको मार देता है और व्यक्ति बीमारी से क्या हो जाता है, बच जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिम्फॉइड अंग क्या है। अगला क्वेश्चन है, लिम्फॉइड अंग क्या है। क्वेश्चन क्या था, लिम्फॉइड अंग क्या है। तो इसका आंसर देखते हैं, हमारे शरीर में वैसा अंग जो लिम्फोसाइड के निर्माण, विकास एवं उसको क्या करता है, इकट्ठा रखने का काम करता है, उसको जमा करने का काम करता है, उसे लिम्फॉइड अंग कहते हैं। फिर से देखते हैं लिम्फॉइड अंग किसको बोलते हैं। तो हमारे शरीर में वैसी अंग या वैसा अंग जो लिम्फॉइड के निर्माण, जो लिम्फॉइड होता है उसको क्या करता है, निर्माण करता है, उसका क्या करेगा, विकास करता है तथा उसे इकट्ठा रखने का कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फॉइड अंग कहा जाता है। यह निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं, तो यह निम्नलिखित 2 प्रकार के होते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं, लिम्फॉइड अंग क्या है। तो हमारे शरीर में
वैसे अंग या वैसा अंग जो लिम्फोसाइट को निर्माण करता है, जो लिम्फाइड का निर्माण, विकास तथा उसे इकट्ठा रखने का काम करता है, उसे लिम्फाइड अंग कहा जाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला को बोला जाता है प्राथमिक लिम्फाइड अंग और दूसरा को बोला जाता है द्वितीयक लिम्फाइड अंग। पहला को क्या बोला जाता है? प्राथमिक लिम्फाइड अंग और दूसरा को क्या बोला जाता है? द्वितीयक लिम्फाइड अंग। यानी कि हमारे शरीर में वे अंग जहां लिम्फॉइड का निर्माण, विकास होता है, उसको प्राथमिक लिम्फाइड अंग कहते हैं। जैसे अस्थि मज्जा, थाइमस ग्रंथि। यहाँ क्या होता है? अस्थि मज्जा में लिम्फाइड का निर्माण होता है और अस्थि यानी कि थाइमस ग्रंथि में उसका क्या होता है? विकास होता है। उसको क्या बोलेंगे? प्राथमिक लिम्फाइड अंग कहा जाता है। प्राथमिक लिम्फाइड अंग किसको बोलते हैं? फिर से एक बार देख लिया जाए। यानी कि हमारे शरीर में वे अंग जहां लिम्फॉइड का निर्माण और विकास होता है, प्राथमिक लिम्फाइड अंग कहलाता है। जैसे अस्थि मज्जा और दूसरा क्या हो जाएगा? थाइमस ग्रंथि। अगला दूसरा देखते हैं द्वितीयक लिम्फाइड अंग। हमारे शरीर के वैसे लिम्फाइड अंग जहां टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट इकट्ठा रहता है और रोग कारकों से लड़ने का क्षमता प्रदान करता है, यानी कि क्षमता प्राप्त करता है। पहला क्या था? प्राथमिक में क्या था? कि जहां से निर्माण हो और विकास हो। द्वितीयक में क्या था? इकट्ठा हो और रोग से लड़ने का क्षमता प्राप्त करे। उसको कहाँ रखेंगे? द्वितीयक में रखेंगे। यानी कि द्वितीयक का क्या आंसर हो जाएगा? हमारे शरीर के वैसे लिम्फॉइड अंग जहां टी लिम्फोसाइट एवं बी लिम्फोसाइट इकट्ठा रहते हैं और रोग कारकों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? द्वितीयक लिम्फाइड अंग कहलाता है। जैसे प्लीहा, अपेंडिस, इसको क्या बोलेंगे? द्वितीयक लिम्फाइड अंग कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एंटीबॉडीज क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एंटीबॉडी क्या है? आंसर देखते हैं। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। इसको क्या जाना जाता है? इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जाना जाता है। इसको छोटा शॉर्टकट में IG भी कहा जाता है। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कह सकते हैं? IG भी कह सकते हैं। यानी कि इसको क्या बोला जाता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जाना जाता है। यह ग्लाइकोप्रोटीन का रचना होता है। पूछा कि इसमें कौन प्रोटीन होता है? तो ग्लाइकोप्रोटीन का यह रचना होता है। इसका निर्माण खास रोग कारकों के लिए, खास रूप से इसका निर्माण खास रोग कारकों के लिए खास रूप से सक्रिय बी लिम्फोसाइट द्वारा किया जाता है। यानी कि पूछा कि बताओ एंटीबॉडी का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो बी लिम्फोसाइट के द्वारा किया जाता है। यह कहाँ होता है? तो यह रक्त प्लाज्मा में होता है। यह कहाँ होता है? यह रक्त प्लाज्मा में होता है। फिर से देखते हैं एंटीबॉडी, इसको क्या कहा जाता है? तो इसे इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। यानी पूछा कि बताओ दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। इसमें कौन सा प्रोटीन का रचना होता है? तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन का रचना होता है। इसका निर्माण किसके लिए होता है? तो कोई खास रोग कारक के लिए होता है। यह कहाँ पाया जाता है? तो यह कहाँ पाया जाएगा? यह हमारे रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति कोई रोग से ग्रसित है तो उसके अंदर क्या बनता है? एंटीबॉडी बनता है। यानी कि किसका निर्माण कोई खास रोग कारक के लिए होता है।
एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी, हम लोग का जो एंटीबॉडी होता है वह 5 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी कितने प्रकार के होते हैं? तो एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं। एंटीबॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते थे? आईजी के नाम से जाना जाता है। तो यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार कहने का मतलब एक हो गया जी, ए, एम, डी और ई। क्या हो गया? जी, ए, एम, डी और क्या हो जाएगा? ई। यानी कि इसको एंटीबॉडी को क्या बोला जाता है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। यह कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। पहला को क्या बोलते हैं? जी, ए, एम, डी और ई कहा जाता है। यह आप लोग को एग्जाम में पूछा गया है कि एंटीबॉडी के प्रकार को लिखें। अब लोग देखते हैं कि यह जो पांचों होता है, कौन सा बड़ा होता है, कौन छोटा होता है, कौन किस काम के लिए होता है, कौन कहाँ पाया जाता है। चलिए देखा जाए। सबसे पहला, हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा एंटीबॉडी होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको IgM कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? IgM एंटीबॉडी कहा जाता है। पूछेगा बताओ शरीर के सबसे बड़ा एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? तो शरीर के सबसे बड़ा एंटीबॉडी को IgM कहा जाता है। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि हमारे शरीर के सबसे अधिक क्षमता वाले, एक तो बड़ा और दूसरा पूछा है कि अधिक क्षमता वाले, यानी कि जो एक साथ कई बीमारी को यानी कि कई रोग कारक को मार सके, वह कौन सा होता है? यानी कि सबसे अधिक क्षमता वाला एंटीबॉडी कौन होता है? तो सबसे अधिक क्षमता वाला IgM होता है। सबसे अधिक क्षमता वाला कौन हो जाएगा? तो सबसे अधिक क्षमता वाला IgM होता है। अगला देखते हैं कि संक्रमण के बाद सबसे पहले बनने वाला, यानी कि आपके शरीर में कोई संक्रमण हो और जो सबसे पहले एंटीबॉडी बनता है वह कौन एंटीबॉडी बनता है? तो वह IgM एंटीबॉडी बनता है। फिर से देखते हैं, हमारे शरीर में सबसे बड़ा एंटीबॉडी तो IgM होता है। हमारे शरीर में सबसे अधिक क्षमता वाले एंटीबॉडी तो IgM होता है। हमारे शरीर में जो सबसे पहले संक्रमण को पहचानता है उसको क्या बोलते हैं? तो IgM, यानी कि जो हमारे शरीर में संक्रमण होते ही जो सबसे पहले बनता है, पहचानता नहीं, जो सबसे पहले बनता है उसको कौन बोलेंगे? IgM कहा जाता है। IgM एंटीबॉडी कहा जाता है। अगला है शरीर में नए संक्रमण को प्रमाणित करने वाले एंटीबॉडी, यानी कि अगर शरीर में कोई नया संक्रमण आए तो उसको कौन पहचानता है? तो उसको IgM पहचानता है। उसको कौन पहचानेगा? तो उसे IgM पहचानने का काम करता है। यानी कि अभी तक जितना हम बताए एंटीबॉडी सब कौन सा था? IgM। पूछा कि सबसे बड़ा कौन? तो IgM। पूछा कि बताओ सबसे जो सबसे अधिक क्षमता वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको IgM कहा जाता है। संक्रमण के बाद सबसे पहले बनता है उसको क्या बोलते हैं? कौन सा एंटीबॉडी बोला जाता है? तो IgM बोला जाता है। और अगला क्या था? जो नए संक्रमण को प्रमाणित करता है उसको क्या बोलेंगे? IgM। उसको भी बोला जाता है। मनुष्य में सबसे अधिक पाया जाने वाला, अभी क्या है कि सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला कौन हो जाएगा? तो IgG होता है। कौन होता है? IgG एंटीबॉडी हो जाएगा। पूछेगा बताओ मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो IgG एंटीबॉडी सबसे अधिक पाया जाता है।
माँ अपने शरीर से बच्चे को प्लेसेंटा के थ्रू कौन सा एंटीबॉडी देता है, कौन सा एंटीबॉडी देती है? तो IgG। पहला क्या था, सबसे अधिक संख्या में कौन पाया जाता है? तो IgG। फिर पूछा कि बताओ माँ बच्चे को कौन सा एंटीबॉडी देती है? तो IgG। अगला देखते हैं, शरीर के विभिन्न स्राव जैसे आंसू, लार, आंत के स्राव, श्वसन तंत्र के स्राव में पाए जाने वाले एंटीबॉडी कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो IgA एंटीबॉडी होता है। यानी कि शरीर के विभिन्न स्राव, आप पूछ रहे बताओ स्राव एंटीबॉडी कौन होता है? तो उसको भी क्या बोलेंगे? IgA बोला जाता है। या पूछा कि बताओ आंसू, लार या आंत या श्वसन तंत्र में स्राव होने वाले एंटीबॉडी को क्या कहा जाता है? तो IgA कहा जाता है। हमारे शरीर में सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले एंटीबॉडी, हमारे शरीर में सबसे कम संख्या में पाए जाने वाले एंटीबॉडी को कौन सा एंटीबॉडी होता है? तो IgE होता है। सबसे कम संख्या में कौन पाया जाता है? IgE पाया जाता है। अगला है, हमारे शरीर में एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेवार होता है? हमारे शरीर में एलर्जी के लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेवार होता है? तो IgE होता है। यानी कि आपको एलर्जी है तो उसके लिए कौन सा एंटीबॉडी जिम्मेवार होगा? IgE होता है। सबसे कम संख्या वाले एंटीबॉडी कौन होता है? तो सबसे कम संख्या वाले एंटीबॉडी IgE हो गया। और इसके बाद जितना बच जाता है काम सब किसके द्वारा किया जाता है? तो IgD एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद जो बचा हुआ काम है कौन करेगा? IgD के द्वारा, एंटीबॉडी के द्वारा किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एक समान एंटीबॉडी का सचित्र वर्णन करें या नामांकित वर्णन करें। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि एक समान एंटीबॉडी का सचित्र वर्णन करें या नामांकित वर्णन करें, नाम के साथ वर्णन करें। तो एंटीबॉडी पूछा कि बताओ हमारे शरीर में सबसे समान एंटीबॉडी कौन होता है? सबसे समान एंटीबॉडी IgG होता है। सबसे समान एंटीबॉडी कौन होता है? IgG होता है। अगला देखते हैं, इसमें प्रत्येक एंटीबॉडी का आकार कैसा होता है? तो प्रत्येक एंटीबॉडी का आकार बाई के आकार के जैसा होता है। किसके आकार के जैसा होता है? बाई के आकार के जैसा होता है। जो किससे बना होता है? तो वह 4 पॉलीपेपेटाइड श्रृंखला का बना होता है। किसका बना होता है? 4 पॉलीपेपेटाइड श्रृंखला का बना होता है। किसका बना होता है? 4 पॉलीपेपेटाइड श्रृंखला का बना होता है। चार पॉलीपेपेटाइड श्रृंखला आपस में किससे जुड़ा होता है? तो डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ा होता है। किसके द्वारा जुड़ा होता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। प्रत्येक एंटीबॉडी में 2 छोटे और 2 बड़े, प्रत्येक एंटीबॉडी में 2 छोटे और 2 बड़े पॉलीपेपेटाइड श्रृंखला होता है। पहला को जिसको बोल सकते हैं हम लोग H2L2। H मतलब हैवी, क्या H मतलब क्या बोलेंगे? हैवी, यानी कि हैवी 2 गो श्रृंखला होगा। और लाइट मतलब हल्का, हल्का भी 2 गो श्रृंखला होता है। यानी कि इसे H2 और L2 द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रत्येक पॉलीपेपेटाइड में वेरिएबल और कांस्टेंट क्षेत्र पाया जाता है। वेरिएबल और कौन सा पाया जाता है? कांस्टेंट क्षेत्र पाया जाता है।
चलिए हम लोग इसको फिगर के द्वारा देखते हैं। चलिए देखा जाए, सबसे पहला क्या था, हमारे शरीर में जो सबसे समान एंटीबॉडी होता है जिसको क्या बोलते हैं, IgG कहा जाता है। क्या कहा जाता है, IgG कहा जाता है। दूसरा हम लोग क्या देखे थे, इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार बाई के जैसा होता है। इसका आकार किसके जैसा होता है, बाई के आकार के जैसा होता है। यह किसके द्वारा घिरा होता है, तो यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा घिरा होता है। देख लीजिए, एक ये हो गया, 2 3 4, ये क्या हो गया, 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी कि 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा घिरा होता है। पहला था कि इसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार बाई के आकार के जैसा होता है। यह घिरा किससे होता है, तो यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला के द्वारा घिरा होता है। अब अगला इसमें था जो चारों होता है, वो चारों जुड़ा किससे होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यह किससे जुड़ा होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। अब अगला क्या था इसमें, H2L2। H2L2 किसको बोलते हैं, हैवी चेन। इसको क्या बोलते हैं, हैवी। दूसरा क्या बोलते हैं, लाइट। हैवी किसको बोलते हैं, जो बड़ा होता है, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, हैवी चेन। इसको क्या बोलेंगे, हैवी चेन। इसको क्या बोलेंगे, लाइट चेन। इसको क्या बोलेंगे, लाइट चेन। यानी कि इसमें 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन होता है। इसमें 2 हैवी चेन होता है और 2 लाइट चेन। हैवी चेन इसको बोलते हैं, हैवी चेन में ज्यादा प्रोटीन होता है और जो लाइट चेन होता है उसमें कम प्रोटीन होता है। यह जुड़ा किससे होता है, तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। यह सल्फर डाइऑक्साइड बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल। इसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। वेरिएबल कहने का मतलब कोई भी एंटीजन इससे जुड़ सकता है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इससे कोई भी एंटीजन नहीं जुड़ता है। तो चलिए आज भर यहीं तक रहने देते हैं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दें। और फिर एक बार और कि अगर आप चाहते हैं कि PDF आपको मिले तो फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दें, आपको वहां से PDF मिल जाएगा। चलिए तो आज भर यहीं तक रहने दिया जाए।